जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। लोगों की गलतियों से सीखना चाहिए और उन गलतियों को मद्देनज़र रखते हुए आपको आगे फ़ैसला करना होता है। अक्लमंद बंदे वही होते हैं जो अपने इर्द गिर्द से और गिरदोनवा से सीखें। जब कोई बंदा हमारे साथ चलता है ना, तो उसको ये कोई ऐसा एडवांटेज नहीं मिलता जो किसी दूसरे बंदे से नहीं मिलता। जब आप किसी तजर्बेकार बंदे के साथ चलते हो तो वो उन गलतियों से आपको बचाने की कोशिश करता है जो उसने अपनी ज़िंदगी में कभी कभार की होती हैं। तो ये तजर्बेकार बंदे का थोड़ा सा फ़र्क होता है। आज आपको एक ऐसे फार्मर की कहानी सुनाएंगे जो फार्म को छोड़ गया, बल्कि आप ये कह सकते हो कि जिसका फार्म मैंने ज़बरदस्ती बंद करवाया। बड़ी पूरी कोशिश करके फार्म को ज़बरदस्ती बंद करवाया। अब आप हैरान होंगे कि अगर हम फार्म को बंद करवाएंगे तो कैसे चलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ ये क्या वजह थी, क्यों फार्म को बंद करवाया गया और मैं बस को बंद करवाने में इतना पीछे क्यों पड़ा हुआ था। फार्मर जी पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, बर्रे आजम अंटार्कटिका। ढूंढ लें कौन सा बर्रे आजम में किधर होगा, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। हमारा मकसद किसी को पिन पॉइंट करना नहीं है। बर्रे आजम अंटार्कटिका में फार्मर रहता है, पंजाब में किसी जगह पे उनका फार्म है जी। जब पहली दफा उनके फार्म पे जाना हुआ तो एक हवेली सी थी, छोटी सी, मेरा ख्याल है शायद 10 मरले भी मुश्किल से होगी, और वहां पे चंद जानवर थे और दूध वाले जानवर शायद 3 या 4 थे। और तब मैंने उनको बताया कि जी आप फार्मिंग करना चाहते हैं तो जिस तरीके से आप फार्मिंग कर रहे हैं ये तरीका दुरुस्त नहीं है। आपने वलैती गायें तो रख ली हैं, लेकिन अभी चूंकि सर्दी है आपको महसूस नहीं हो रहा। गर्मी के मौसम में आपकी गायें यहाँ पे नहीं रह सकेंगी। उन्होंने जिद की और ये कहा कि किसी तरीके से हमें यहाँ पे कोई 3-4 महीने हमारे निकालें, हम एक बड़ा सेटअप बनाने जा रहे हैं। हम ज़मीन खरीद रहे हैं, ज़मीन खरीदने के बाद वहाँ पे एक पूरा सेटअप बनाएंगे और जैसे आप कहेंगे वैसे ही हम जानवर डालते जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने मुझे ऑन बोर्ड कर लिया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जनाब मुझे ऑन बोर्ड करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आपके पास बहुत थोड़े जानवर हैं। आपको जब कभी मेरी ज़रूरत पेश आए आप मुझे बुला लें, अदरवाइज़ 3 जानवरों पे आप अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी डॉक्टर को। लेकिन चूंकि बंदे बाहर मौजूद थे और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पैसा बेदरे खर्च करते हैं, ज़बरदस्ती उन्होंने ऑन बोर्ड भी रखा। अब हर बंदे को आप इनकार नहीं कर सकते। कुछ बंदे जो हैं आपके प्यार मोहब्बत वाले भी होते हैं। खैर उनके साथ चलने शुरू हो गए, उनको गाइडेंस देते गए, कुछ जगह पे वो ज़मीनें भी देखते गए, हम लैंड सिलेक्शन पे भी जाते रहे। 2-3 महीने के बाद मामलात थोड़े ख़राब होने लग गए। मामलात ख़राब होते गए, लोगों की पेमेंट्स पेंडिंग होती गई। याद रखिएगा फार्म के जब भी हालात ख़राब होते हैं ना सर, तो सबसे पहले जो कंप्रोमाइज़ होते हैं ना जी, वो लोगों की पेमेंट्स कंप्रोमाइज़ होती हैं। पहले वनडे वाले उनकी पेमेंटें रुकती हैं, फिर मेडिसिन वालों की पेमेंट्स रुकती हैं, फिर आपके पास जो लेबर काम कर रही है उनकी पेमेंट्स रुकती हैं, फिर डॉक्टर की पेमेंट्स रुकती हैं, फिर जानवरों की खुराक कम पड़ जाती है। तो इस तरह आप तबाही की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। मेरा फार्मर से डायरेक्ट रब्ता नहीं था क्योंकि वो बर्रे आजम अंटार्कटिका में थे, उनके कुछ दोस्त यहाँ पे उनका फार्म चला रहे थे। आखिर जब मामला काफ़ी ख़राब हो गया तो मैंने किसी ना किसी तरीके से फार्मर से रब्ता किया, उनको बताया कि आप जिस तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। अब कैसे हो सकता है कि आपके पास 6 से 7 दूध वाले जानवर हों और आपने 3 मुलाजिम 30,000 पे तनख्वाह पे रखे हों। मतलब एक मुलाजिम को आप 30,000 तनख्वाह दे रहे हैं और 3 मुलाजमों की तनख्वाह आपकी 90,000 बन जाती है। दूध वाले टोटल जानवर आपके पास 6 हैं। आप किस तरह अपने खर्चे पूरे कर सकते हैं, कितना को पैसा बीच में डाल सकते हैं। लेकिन एक वही चीज़ जो फार्मर कहता है कि अभी हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे, आगे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन याद रखें जब भी आपने किसी काम को तजर्बे के तौर पे करना है तो उस तजर्बे के अंदर भी आपको लवाजमात पूरे करने हैं। वलैती गायों के साथ काम करना चाहते हो, तजर्बा करना चाहते हो 10-15 गायों के साथ, तो भाई उसको उस तरह का शेड भी चाहिए, उस तरह का माहौल भी चाहिए। अगर आपने 3 बंदे रखे हैं तो मैं एक मोटा सा कुलिया बता देता हूँ, तकरीबन 250 से 300 लीटर दूध पे एक बंदा अमूमी तौर पे फार्म पे रखा जाता है। 250 लीटर दूध पे, तो जहाँ पे 750 लीटर दूध तकरीबन हो वहाँ पे 3 से 4 बंदे अकोमोडेट किए जाते हैं। अगर आपके पास टोटल दूध 150 लीटर है,
वहाँ पे आपने 90,000 रुपये अपने पास मुलाजिम रख लिए हैं 3, तो आप क्या करेंगे, क्या बचाएंगे, क्या मतलब समझ नहीं आता। मैंने जी उनको एक पर्चे पे लेकर दिया और लेकर ये दिया कि अगर आप इस सेटअप को 1 साल मज़ीद यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, बेशक आप इसमें थोड़े थोड़े करके 10 लाख डाल दें, 20 लाख डाल दें, 40 डाल दें, 50 डाल दें, यहाँ से आपको कभी फ़ायदा नहीं होगा। नीचे मैंने साइन भी करके फ़ोटो रख दी और उनको बताया कि आपकी डायरेक्शन गलत है। और दूसरा प्रॉब्लम जो हमने देखा, जो यहाँ पे बड़ा शदीद प्रॉब्लम है, बाहर से पैसे आने में रुकावट नहीं होती, लेकिन यहाँ पर उन पैसों को सही डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। ये सबसे बड़ा मसला है। हमारे कई सारे फार्मर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और वहाँ पे जहाँ पे उनकी नज़र पूरी है, मेरे एक ऐसे फार्मर भी हैं जिन्होंने अपने फार्म पे व्हाट्सएप के 7 ग्रुप बनाए हुए हैं। लेबर का ग्रुप अलहदा, दूध सेल का ग्रुप अलहदा, जो आपकी ब्रीडिंग है उसका ग्रुप अलहदा, डॉक्टर्स का ग्रुप अलहदा, इस तरह करके 7 ग्रुप हैं। और वो डेली के 4 से 5 कॉल जो है वो डॉक्टर साहब को होती हैं और 7 फार्म पे कैमरास लगे हुए हैं। उनकी माशाल्लाह फार्म पे अच्छी ग्रिप पर फार्म चल भी अच्छे से रहा है माशाल्लाह। यहाँ पे जब मेरी फार्मर से बात हुई, जब हालात कंट्रोल से बाहर हुए, जब जानवर कंप्रोमाइज़ होने लग गए, मैंने उनसे कहा कि आपको मैंने पहले कहा था कि ये सिस्टम आप यहाँ पे नहीं चला सकते। अब आप जानवरों के साथ तो ये ना करें कि आपके जानवर भूखे हैं, ये ज़्यादती है, गलत कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मैं तो पेमेंट्स दिए जा रहा हूँ, मेरी तरफ से तो बहुत सारी पेमेंट्स जा चुकी हैं, एक दफ़ा नहीं बार बार जा चुकी हैं। तो फिर जाके समझ आई कि पेमेंट्स तो आ रही हैं, लेकिन जहाँ पे उनका इस्तेमाल होना चाहिए था वो पेमेंट्स वहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुई। एक बहुत बड़ा झटका लगा उस फार्मर को जो बर्रे आज़म अंटार्कटिका में बैठा हुआ था, ये सोच के कि पाकिस्तान में वो एक कारोबार करना चाहता है। उसके एतमाद को एक बहुत बड़ी ठेस पहुँची। खैर दोबारा न्यू मैनेजमेंट के साथ काम शुरू किया गया। तब मैंने उनको फिर यही बात बताई कि इस सेटअप में, जिस सेटअप में आप 10 मरले के सेटअप में बैठे हैं, जहाँ पे हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोई दूर दूर तक सवाल पैदा नहीं होता, आपकी छोटी छोटी छतें हैं, आप वहाँ पे गायों को मैनेज नहीं कर सकते। आप चाहे दुनिया से कोई भी डॉक्टर ले आएँ, और याद रखें कि अगर आपने मुलाजिम भी रखने हैं, आपने अपने फार्म पे इंटरनेट का वाईफाई कनेक्शन भी दिया हुआ है, आपने अपने फार्म पे कमरे में एसी भी लगाया हुआ है, फार्म पे डिश भी लगी है, फार्म पे दुनिया की हर सहूलत मौजूद है, तो वो सारे के सारे खर्चे आपके फार्म पे मौजूद जानवरों के दूध से निकलने हैं। अगर आपके पास दूध ही नहीं है तो भाई कैसे करोगे? अगर आप जानवर खरीद के लाना चाहते हो, आपके पास रखने की जगह नहीं है, अगर आप 2-4 इजाफी कर भी लेते हो तो आपके पास हीट स्ट्रेस को कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो खैर बड़ी मुश्किल के बाद उनको ये बात समझ आई, बहुत मुश्किल से समझ आई। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टॉप किया और वो चाहते ये हैं कि अगले साल इसको पूरा प्लान करके फेजेस में कर लेंगे। मैंने उनको बारहा ये बात कही कि अक्सर फार्मर का इशू होता क्या है, फार्मर कहता है मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। अगर मेरा प्रोजेक्ट 4 करोड़ में या 5 करोड़ में शुरू होना है, देखें वलैती गायों का शौक करना है तो फिर बात करोड़ों में ही जाती है। ठीक है जी, शौक भी वलैती गायों का करना हो और 40-50 लाख में करना हो तो भाई ये नहीं होता। मैंने उनसे अर्ज की कि आप इसको हिस्सों में तकसीम कर लें। हिस्सों में तकसीम कैसे कर सकते हैं? पहले हिस्से में आप ज़मीन खरीद लें, 2-4 महीने के बाद दोबारा पैसे इकट्ठे हों तो आप इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दें। फिर आपके पास पैसे इकट्ठे हों तो आप शेड बनाना शुरू कर दें। जब आप देख लें आपके पास शेड बन गया, आपके पास जगह बन गई, आपके पास 4 दीवारी हो गई, आपके पास फीड का बंदोबस्त हो गया, फिर जो आखिरी स्टेप है जानवर लाने वाला है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आज आप जानवर लेने चले जाएं और पीछे आपको टेंशन पड़ी हो कि वहाँ से साइलेज आएगा, वहाँ पे इतने महीने बाद शेड बन जाएगा, चुवाई अभी नज़दीक नहीं है तो हम इस तरह से चुवाई, ऐसे नहीं, ये आपको नुकसान होगा। तो इस फार्मर को शौक़ बहुत ज़्यादा था काम करने का। देखें ना जी, बात ये है कि राह पे आ जाने थे वाह पे आ जाने, एक मुहावरा है पंजाबी का कि जो इंसान के साथ जो मामला होता है ना जी, वही उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है। मुझे 8 से 9 महीने लगे इस फार्मर को सेटअप बंद करवाने में। मैं हर दफ़ा उनसे एक ही बात करता था कि आपकी मेहरबानी है कि आप इस सेटअप में आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते, आपको ये बंद करना पड़ेगा। आप
इवन के वो पिछले दिनों दोबारा 50 से 60 लाख इंजेक्ट करना चाह रहे थे, मैंने उनको हाथ नहीं पकड़ाया, क्योंकि डायरेक्शन गलत है। डायरेक्शन का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये हो सकता है कि वक्ती तौर पे मेरे 4 आने बन जाते, कि जो 60 लाख के जानवर आने, हम अपनी एनिमल सिलेक्शन की फीस लेके हम अपना पेट भर लेते, लेकिन उसने जो 60 लाख रुपया कमाया है, उसने कितनी मेहनत करके कितना टाइम लगा के ये पैसा कमाया होगा। और अगर मुझे आज ये चीज़ ऑन पेपर समझ नहीं आ रही कि ये कल को काम करेगी, तो कल वो रियलिटी में कैसे जो है वो काम करेगी। तो याद रखें, लोगों के तलख तजर्बों से सीखें। हमने ये वलैती गायों के साथ काम किया है। अगर हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप इस सेटअप में आप वलैती गायों का काम ना करें, या ये तरीका आपका गलत है, तो आपको वो बात समझ जानी चाहिए। आज से 2 साल पहले एक बंदे ने फैसलाबाद में बुलाया और उसने कहा, ये 2 गायें देखिए, हमारी बड़ी अच्छी टॉप की गायें हैं और हम 12 लाख रुपए की लेकर आए हैं। ये बात है 2 साल पुरानी। 2 साल पुरानी 12 लाख की 2 गायें बड़ा मानी रखती हैं। मैंने उसका सारा निज़ाम देखा। मैंने उसको कहा, मेरे भाई, अगर तो वाकई मेरी बात माननी है, तो आपके पास 1 महीना है, इन 2 जानवरों को सेल कर दो। मार्च के स्टार्ट की बात है। मैंने, वो कहता क्यों सेल करूं? मैंने कहा, भाई बात ये है, आपके पास बाकी जानवर मौजूद हैं, लेकिन जो आपका शेड है ना, यहाँ पे आपसे चिचड़ कंट्रोल होंगे, ना यहाँ पे आपसे गर्मी कंट्रोल होगी, आपका जानवर बहुत महंगा है, आप नुकसान में जाओगे। उस बंदे ने जनाब 10 से 15 दिन के अंदर अपने दोनों जानवर सेल कर दिए और वो फायदे में रह गया। तो याद रखें, जज्बाती फैसले नहीं करने। ये जो तरीक़ेकार है काम का, उस तरीक़ेकार को ही आपने अडॉप्ट करना है। और तरीक़ेकार क्या है कि जब भी डेयरी फार्मिंग करें, सबसे पहले आपके पास अगर लैंड होनी ज़रूरी है जिस पे आपका अपना शेड हो, वहाँ पे प्रॉपर शेड हो, प्रॉपर गर्मी को बेहतरीन तरीके का निज़ाम हो, जहाँ पे जानवर गर्मी बर्दाश्त कर सकते हो, चवाई करने का बंदोबस्त हो, लेबर के रुकने की जगह हो, दूध का इंतज़ाम हो, चिलर हो। फिर आप खुराक का बंदोबस्त करें, जिसमें साइलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला स्टेप है आपके पास जानवर लाने का। याद रखिएगा, जानवर आ गए तो फिर आपके पास जो है ना जी, एमरजेंसी स्टेप्स लेने के बजाय और कोई आपके पास चारा नहीं होता। अब खैर, इंशाल्लाह इस फार्मर के साथ ये अनकरीब पाकिस्तान में आने वाले हैं। पहली दफ़ा ज़िंदगी में इनसे मुलाकात होगी और फिर इंशाल्लाह पूरा प्लान बनाएंगे। और बेशक साल बाद एग्जीक्यूट हो, लेकिन किसी का नुकसान जो है वो ना हो, उस चीज़ को बताने के लिए ये आपके साथ सेशन किया है। और 8 महीने बाद ये बंदा माना है। इट्स लाइक 8 मंथ्स। तो आज आप अगर ऐसा कोई काम करना चाहते हैं, तो फार्मर के ज़हन में ये बात होती है कि हम थोड़े थोड़े से आगे जाएंगे। आप बेशक थोड़े थोड़े से आगे जाएं, लेकिन कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अपनी लैंड पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, प्रॉपर शेड और हाउसिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जानवर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। फिर कितने जानवर होने चाहिए? अगर आपने सारा निज़ाम चलाना है, आप चाहते हो कि दूध सही निकले, तो कम से कम आपके पास 700-800 लीटर दूध होना चाहिए। वलैती गायों में अगर आप 25 के करीब गायों से काम शुरू करते हो, तो आपके पास इतना दूध आ जाता है कि आप ये निज़ाम चला सकते हो। वो मेरे दोस्त जो क्रॉस की गायों और भैंसों के साथ काम कर रहे हैं, उनका निज़ाम इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि वो सारा दिन खुद काम करते हैं। मेरे कई फार्मर पट्ठे भी खुद जो है बाहर से लेके आते हैं, कई तो चवाई भी खुद करते हैं, कई सारे दूध भी खुद सेल करते हैं। तो वहाँ पे वो कई सारे बंदों का काम संभाल लेते हैं, अखराजात कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन हमारे ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पर तमाम चीज़ों के पैसे अदा करते हैं, हर काम के लिए वो पैसे अदा करते हैं। तो जब आपने हर चीज़ को पैसे में लेके ही चलाना है, तो आपके पास इतना दूध होना चाहिए कि आपके फार्म के सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो निकल सकें। अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और 1-1.5 साल के बाद आप मजबूरी में ये कहते हुए पाए जाएंगे कि यार डेयरी में हेडेक तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह मज़ा आना चाहिए था वैसे मज़ा नहीं आया। जितना महंगाई हो चुकी है भाईजान, अब पॉसिबल नहीं है कि आप शौक से डेयरी कर सको। अब इसको कारोबार ही बनाना पड़ेगा। कारोबार जमा शौक, फिर ये चल सकती है। आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले रवायती तरीकों से डेयरी चल जाया करती थी, अब नहीं चलेगी। अब आपके पास लूसन की हे का होना बहुत ज़रूरी है। अब आपको प्लांट प्रोटीन सोर्सेज, जो अच्छे सोर्सेज हैं, वो आपकी बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है जब से सोया कनोला का इशू बना है। तो डेयरी बहुत प्रोफेशनल हो चुकी है।
मेरी कोशिश ये है, मैं चाहता ये हूँ कि डेयरी पे वो हालात ना आए जो हमारे पोल्ट्री पे आए। आज आप पोल्ट्री में देखें, छोटा फार्मर किधर है, नजर ही नहीं आता। आपको सारे शेडों वाले मिलते हैं, 30-30 हज़ार चूजा डाला हुआ है, कंट्रोल शेड्स पे चल रहे हैं, छोटा फार्मर छोड़ गया। हम चाहते हैं कि आप कुछ बुनियादी असूल डेयरी के समझ लें ताकि आप एग्जिस्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान में आज भी 90% फार्मिंग छोटे फार्मर के ज़रिए ही हो रही है, और यही वो फार्मर है जो पाकिस्तान में दूध की ज़रूरत को पूरा कर रहा है। एक आपके पास लैंड, एक आपके पास अपना शेड और बुनियादी ज़रूरियात, और आपके पास एक मिनिमम क्वांटिटी मिल्क की वो लाजमी होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट्स को आप कंसिडर करेंगे, इनको आप समझेंगे, ताकि कल को कोई और बंदा ये काम शुरू करने लगे, फिर हमें उसको 8 महीने समझाना पड़े। तो बात यह है कि जिन लोगों के पास 2-4 पैसे होते हैं ना, उनको जल्दी बात समझ नहीं आती। तो इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।